Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start our third lecture of chapter number 2 of your biology book class 9. The name of the chapter was Solving a Biological Problem. क्या नेम था इस चैप्टर का? Solving a Biological Problem. सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर में बात की कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है। सेकेंडली हम लोगों ने ये देखा कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ थी कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, उसको हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और कोई भी एक ऐसा मेथड, ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और बायोलॉजिकल जो मेथड है ये हमेशा साइंटिफिक मेथड ही होना चाहिए। कोई भी ऑर्डिनरी जो मेथड है उसको हम लोग बायोलॉजिकल मेथड नहीं कह सकते। फिर हम लोगों ने बात की कि बायोलॉजिकल जो मेथड है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में, पब्लिक यूज़ के लिए, मेडिसिन की एडवांसमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि जो बायोलॉजिकल मेथड है इसको कौन कौन यूज़ करता है। तो इसको डिफरेंट साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं या फिजिस्ट होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। डायरेक्टली हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो स्टेप्स कौन कौन से थे हमारे पास, याद है हमको? वो स्टेप्स हमारे पास थे रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। सेकेंडली था ऑब्जर्वेशंस, किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके। नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड हमारा स्टेप था वो था हाइपोथेसिस फार्मूलेशन या फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था, जो पहला स्टेप था किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो था रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। तो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? या तो वो क्वेश्चन जो है होता है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के से रिलेटेड वो किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाता है या किसी के पूछने पे आता है। सेकंड वाली चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा हमारे माइंड में तभी आते हैं जब कोई हमसे पूछता है, तो हम लोग उसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जो सेकंड स्टेप था हमारा वो था ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो 5 सेंसेस को यूज़ करके बनाई जाती हैं। 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं, याद करें ज़रा जी। 5 सेंसेस होती हैं हेयरिंग, टच, स्मेल, और कौन सी होती हैं? हेयरिंग, टच, स्मेल, सीइंग, किसी चीज़ को देखना, और किसी चीज़ को फील करना। जी याद आ रही है ना आपको? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो कौन कौन सी सेंसेस हैं? विजन, देखने की सेंस, हियरिंग, सुनने की सेंस, टच, महसूस करने की सेंस, टेस्ट, उसको जायका महसूस करने की सेंस किसी चीज़ का, और स्मेल, किसी चीज़ को सूंघने की जो हिस्स होती है। इन 5 सेंसेस को यूज़ करके किसी भी तरह की हम लोग जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बनाते हैं। ऑब्ज़र्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना। एक होता है खाली देखना और एक होता है उसको बारीक बीनी से देखना कि उसके अंदर जो मैकेनिज़्म हो रहा है किसी भी चीज़ के अंदर वो किस तरह से हो रहा है। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और सीइंग में ये फ़र्क होता है। सी मतलब खाली देखना, और ऑब्ज़र्व उसको बिल्कुल कीनली देखना, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, उसके अंदर जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं उनको एक हायर लेवल पे जाके देखना, बिल्कुल बारीक बीनी से उसकी एक एक चीज़ को नोट करना। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और एक होती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये मयार से रिलेटेड होती हैं। किसी चीज़ की क्वालिटी को हम लोग चेक करके उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं उनको हम लोग क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं।
और क्वांटिटेटिव जो होती है ये क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ की मिकदार। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो किसी भी क्वांटिटी को देख के हम लोग बनाते हैं। जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो लेस एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास जो कोई भी एक तरह का सबूत नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हाई एक्यूरेट होती हैं, मोर एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड होता है। हम लोग चीज़ों को, डाटा को इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी जो एग्जांपल्स थी उनके बारे में पढ़ा। क्वालिटेटिव में हमने पढ़ा कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। क्वांटिटेटिव की अगर हम लोग बात करें सेम एग्जांपल को लेके, तो हम लोग इसमें ये कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, पहले मैंने वर्बली बात की, सेकेंडली मैंने उसकी नंबर्स की बात की। मैंने वहाँ पे आपको जो क्वांटिटेटिव हैं उनमें मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। सेकेंडली हम लोगों ने जो सेकंड एग्जांपल देखी थी उसमें मैंने बताया था आपको कि ए लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथानॉल। कि अगर हम लोग 1 लीटर की बोतल है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक वाटर को उसके अंदर ऐड करते हैं और उसका वेट कर लेते हैं। उसका वेट कितना होगा वो हम लोगों ने नोट कर लिया। सेकेंडली हम लोगों ने क्या किया कि उसी वाटर उसी बोतल जिसमें पहले हम लोगों ने पानी डाला हुआ था उसके अंदर हम लोग एथानॉल डालते हैं और उसका वेट करेंगे। वेट करके उसको नोट करेंगे। फिर दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो वाटर है उसका वेट ज़्यादा है। लेकिन हमें ये नहीं पता, क्वालिटेटिव में हमें ये नहीं पता कि वेट कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग उसकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वाटर का वेट है वो कितना है 1000 ग्राम्स और जो एथेनॉल का वेट है वो कितना है 789 ग्राम्स। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में था और ये इसलिए था कि ताकि अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स में कुछ कमी बेशी रह गई है तो वो क्लियर हो जाए। और दूसरा ये कि ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए न्यू हैं, तो अगर जब तक चीज़ें रिपीट की जाती हैं तो वो माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाती हैं। तो अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फार्मूलेट का मतलब क्या होता है? फार्मूलेशन जो है फार्मूलेट से निकला है और फार्मूलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस कोई भी ख़याल होता है हमारी माइंड के अंदर, कोई भी एक आप लोग कह सकते हैं कि एक ख़याली जो ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो एक ख़याल हमारे माइंड में आता है उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, तो डेफिनेशन हम लोग इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव किसको कहते हैं? कोई भी डाउटफुल चीज़ जिसके बारे में हम लोग खुद 100% श्योर नहीं हैं। टेंटेटिव क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें खुद शक व शुबा है, हम लोग उसके बारे में ऑथेंटिक नहीं है, हम लोग 100% उस चीज़ के बारे में एक रिज़ल्ट नहीं बता सकते। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ की वजाहत देना। तो जो ऑब्जर्वेशंस हमने बनाई हैं उनकी वजाहत देना, ऐसी वजाहत जिसके बारे में अभी हम लोग ख़ुद भी 100% श्योर नहीं हैं, उस तरह की वजाहत को, किसकी वजाहत को? ऑब्जर्वेशन की वजाहत को। कैसी वजाहत? जिसके बारे में अभी हम लोग ख़ुद भी ऑथेंटिक नहीं है, हम लोग श्योर नहीं हैं, उसको क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस। मेरे साथ रिवाइज़ करें। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली क्या चीज़ है। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट दैट मे बी आंसर ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और मे नॉट बी। ये एक जस्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, एक हमारे पास एक इबारत है जिसके अंदर किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो हल है वो छुपा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी कि इस हाइपोथेसिस को यूज़ करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसके 100% चांसेस नहीं होते, 50-50% चांसेस होते हैं। 50% होते हैं उसके प्रूफ होने के और 50% होते हैं कि उसका आंसर हमें ना मिले। Observations do not become scientific observation until they are organized in data form। अब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं ना, चाहे वो क्वालिटेटिव हों या चाहे वो क्वांटिटेटिव हों,
वो तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं कहलाती जब तक कि उनको एक डाटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज ना किया जाए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशंस को हम लोग तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं कहेंगे जब तक कि वो एक डाटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज ना हों। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब जो हमारे पास हाइपोथेसिस है ना, उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक सादा जुमला होना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट एक आम सी स्टेटमेंट, एक सादा जुमला। सेकेंडली, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया कोई भी एक डाउटफुल आइडिया जिसके बारे में अभी तक हम लोग खुद 100% श्योर नहीं हैं। थर्डली, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो हमारे पास एक हाइपोथेसिस हम लोग देने जा रहे हैं वो उसका ताल्लुक जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन जो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने पहले बनाई थी उन ऑब्जर्वेशंस के साथ हमारी हाइपोथेसिस को एग्री करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा हाइपोथेसिस एक गुड हाइपोथेसिस नहीं होगा। फोर्थली हमारे पास है इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो बहुत सिंपल और बहुत पॉसिबल होना चाहिए। सिंपल से मुराद क्या है कि उसकी जो वर्डिंग है वो बहुत सादा और आसान होनी चाहिए, जो कोई भी दूसरा साइंटिस्ट उसको ईजीली समझ ले। एज़ पॉसिबल इतना उसको सिंपल बनाएं जितना कि आप बना सकते हैं, यानी कि जो उसकी वर्डिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ईजी होनी चाहिए जिसको कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सीफाइएबल, यानी कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि इसको टेस्ट किया जा सके और इसको रिजेक्ट भी किया जा सके। ये इसकी खुसूसियात थी, ये प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने बात की कि जो हाइपोथेसिस है उसकी अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हाइपोथेसिस में हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक सादा सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकेंडली हमने ये देखा इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ऐसा आइडिया होना चाहिए जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है। थर्डली हम लोगों ने देखा कि इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास पहले से मौजूद हैं उन ऑब्जर्वेशंस के साथ इस हाइपोथेसिस को एग्री करना होगा, अदरवाइज़ ये एक अच्छा हाइपोथेसिस नहीं होगा। फोर्थली हम लोगों ने ये देखा इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, यानी कि इसकी जो वर्डिंग है उसको आप उतना ही आसान रखें कि जितना कि आप रख सकते हैं, जितना आपके लिए आसान रखना उसकी वर्डिंग को सादा रखना मुमकिन है, आप उतनी ही सादा रखें उसकी वर्डिंग। फिफ्थ नंबर पे इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सीफाइएबल, इसके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए, इसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि इसको टेस्ट किया जा सके और टेस्ट करने के बाद अगर ये प्रूफ नहीं होता है, अगर ये साबित नहीं होता है तो इसको रिजेक्ट किया जा सके। इतना इसके अंदर थोड़ा स्टेमिना होना चाहिए कि हम लोग इसको टेस्ट करके इसको फाल्सीफाई किया जा सके, इसको रिजेक्ट भी किया जा सके। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, ए वे टू डिस्प्रूव हाइपोथेसिस, यानी कि हमारे पास इतनी गारंटी अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर हम लोग इस हाइपोथेसिस को ये जो हाइपोथेसिस है हमारे पास अगर हम लोग इसको प्रूव नहीं कर पाते तो हम लोगों को इसको डिस्प्रूव कर सकना होगा, यानी कि हम लोगों के पास इतना इसके अंदर इस हाइपोथेसिस के अंदर इतना पोटेंशियल हो कि ये डिसप्रूफ भी हो सके, यानी कि जो साइंटिस्ट भी उसको बना रहा है उसको इसके डिसप्रूफ होने की जो एक धचका है वो बर्दाश्त करने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसको हम लोगों ने ये कह दिया है, जो उसकी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही हैं कि भाई नहीं, आपका जो हाइपोथेसिस है ना वो अच्छा हाइपोथेसिस नहीं था, इसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो साइंटिस्ट है वो अपनी इस गम को ले के बैठ जाए, उसको अपने आप को मोटिवेट करना होगा, उसको दोबारा से ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी और हाइपोथेसिस जो है वो दोबारा से बनाना होगा, उसको बिल्कुल इस बात को दिल पे नहीं लेना होगा। तो हम लोग फिफ्थ पॉइंट में इसको सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सीफाइएबल, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल हो कि इसको हम लोग टेस्ट कर सकें। दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी कि दिस इज़ बेसिकली टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू नहीं हो सकती है, इसके चांसेस हैं ट्रू होने के और फॉल्स होने के भी।
और इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट हम लोग देने जा रहे होते हैं, जो साइंटिस्ट ये स्टेटमेंट देते हैं, उसके अंदर किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन छुपा हुआ हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता। थर्डली हम लोगों ने ये बात की कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम लोग तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं कह सकते जब तक कि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद ना हों। और एंड पे हम लोगों ने इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात की। तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। तो आपने ये 5 पॉइंट लिख देने हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या था, it should be a general statement. Secondly, it should be a tentative idea. Thirdly, it should agree with available observations. Fourthly, it should be kept as simple as possible. Fifthly, it should be testable and potentially falsifiable. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा। इसके बारे में अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें मुझसे, पूछें मुझसे। इंशाल्लाह जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो डिडक्शंस के बारे में है कि हाइपोथेसिस के बारे बाद हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शंस करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।